नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। वन रैंक वन पेंशन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वन रैंक वन पेंशन हर पूर्व सैनिक को मिलेगा। वीआरएस वालों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। पीएम के ऐलान के बाद जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन पूर्व सैनिकों ने कहा है कि उनका आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। भूख हड़ताल जरूर खत्म हुई है, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व सैनिकों को सरकार पर भरोसा नहीं अब भी? हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे हैं। जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद आज आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पीएम के ऐलान का स्वागत भी किया, लेकिन कुछ मांगों को लेकर इनका आंदोलन जारी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का है कि हमारे जो लोग थे उन्होंने मान लिया हमारा रिक्वेस्ट को तोड़ दिया है। ये इसलिए कि सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जो वीआरएस का लेटर वो देना है उससे रिमूव करने के लिए और 4 पॉइंट हमारे और उनके ऊपर भी सरकार ने मानना चाहिए। वो जायज है, वाजिब है, लीगल है, ऑथोराइज है, हमें सरकार को देना चाहिए। फॉलो किया है उसकी खुशी है, पर काफी सारी चीजें और हैं जो लाइन में है, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सरकार जरूर उसको ध्यान में रख के सब कुछ ठीक करे। ये हैप्पी। पूर्व सैनिक 4 पॉइंट्स को लेकर अब भी नाखुश हैं। उनकी मांग है कि सरकार ने कहा पेंशन का रिवीजन 5 साल में होगा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि समीक्षा हर साल होनी चाहिए। सरकार ने कहा वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू होगी। पूर्व सैनिकों की मांग है कि उसे अप्रैल 2014 से लागू होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि पेंशन एवरेज स्केल के हिसाब से दी जाएगी। पूर्व सैनिकों की मांग है कि उसे टॉप स्केल के हिसाब से दिया जाना चाहिए। और सरकार ने अनसुलझे मुद्दों के लिए 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाने की बात कही है। पूर्व सैनिक चाहते हैं कि आयोग 5 सदस्यीय होना चाहिए, जिसमें 3 पूर्व सैनिक, 1 मौजूदा सैनिक जिसे सेनाध्यक्ष नॉमिनेट करें और 1 सदस्य जिसे रक्षा मंत्री नॉमिनेट करें। ये दिन परेशानी के जरूर थे, लेकिन ये परेशानी हंसते हंसते झेलने की थी, क्योंकि ये पूरे सैनिक समाज के लिए थी। और अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं और हमें उम्मीद है जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं, वो पूरी की जाएंगी। जो पूर्व सैनिक जो हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है कि इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा और अगर 1 महीने में सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो ये फिर एक बार भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। Have you ever seen that 100% things are fulfilled to everyone's satisfaction? ऐसा होता नहीं, थोड़े बहुत इश्यू रहते हैं। वो थोड़े बहुत इश्यू है तो उसको आगे कभी चर्चा कर सकते हैं, उसके लिए एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ पूर्व सैनिक सरकार को फिर से भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मोदी के इस बयान पर हमलावर है। आपको मालूम है पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपया का। कांग्रेस का तर्क है कि यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए 500 करोड़ की बात कही थी। पूरा बजट बाद में आना था। पीएम ने इसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया। ये बहस प्रधानमंत्री ने आज शुरू की है। हम उनसे ये अपेक्षा नहीं करते थे कि वो इस स्तर पर गिरकर राजनीति करेंगे और लोगों के सामने ये गलत तस्वीर पेश करेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने तय किया था कि वन रैंक वन पेंशन में समीक्षा हर साल होगी। मोदी सरकार ने उसे बदलकर 5 साल कर दिया। इसको जो इक्वलाइजेशन की बात है, जो आज भी असंतुष्ट हैं, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इसी विषय को लेकर
वो सालाना होगी। ये निर्णय हो चुका था, इन्होंने इस निर्णय को वापस लिया है। जो दिया गया था उसको कमजोर किया है, उसको डाइल्यूट किया है। ये हम राजनीति इस पे नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की, मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आश्वासित किया और आज जंतर मंतर में जो हमारे वेटरन्स भूख हड़ताल पे बैठे थे उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी, ये बहुत ही खुशी का विषय है। सरकार के ऐलान के बाद भी पूर्व सैनिकों के आंदोलन से सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पूर्व सैनिकों को सरकार पर भरोसा नहीं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन पर सिर्फ राजनीति हो रही है। नरेश विश्वानी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और यही है आज जनगणमन में बहस का मुद्दा, बड़ा मुद्दा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और बाहर से भी हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेजर डॉक्टर टी.सी. राव, कन्वीनर नेशनल मार्टियर फाउंडेशन। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल, जो कि मीडिया एडवाइजर है, एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो ये आंदोलन चल रहा है उसके। साथ ही हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनके पीछे हम देख पा रहे हैं कि वो तमाम लोग जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। अजीत, हम चाहेंगे कि हम शुरुआत इन्हीं के पक्ष से करें, इन्हीं से बात करते हुए सीधे करें कि आज प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया कि तमाम फौजियों पर ये लागू होगा और तमाम बातें मान ली गई हैं, उसके बाद भी ये असंतुष्ट हैं, तो क्यों हैं? बिल्कुल साथ तो बड़े शीतल हम इन्हीं से बात कर लेते हैं और जानने को कि पीएम ने जो घोषणा की अनशन तोड़ दिया, फिर आप लोग अभी यहाँ बैठने का वजह क्या है, क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे? ऐसा है, पीएम साहब ने जो आज भाषण किया है उससे बड़े हमें खुशी लगी कि हमारे बीच में से जो वो क्या बोलते हैं उसका मुद्दा था वीआरएस का, वो मुद्दा उन्होंने क्लियर कट जाहिर किया कि भाई आप लोगों को लागू नहीं होगा। उस बात से हमें बड़ी खुशी मिली। मगर दूसरी बात यह है कि हमारे 2-4 जो बातें हैं, हमारे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो एडवाइजर है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, उनके हिसाब से जो है 4 उसमें मुद्दे, हमारे 5 साल के और 1 साल का जो मुद्दा है रिव्यू का, वो जब तक क्लियर नहीं होता है और उनको नहीं लगता है जनरल सतबीर सिंह साहब को कि वो मुद्दा क्लियर नहीं हुआ या अभी हो गया, तब तक ये उनके उन्होंने जाहिर किया आज की, तब तक हमारे सारे 4 इतर मुद्दे जो है क्लियर नहीं होते, तब तक हम ये साधारण अनशन रिले हंगर स्ट्राइक बड़े पीसफुल तरीके से हम चालू रखेंगे। चलिए, पीसफुल क्या लगता है आपको कि 4 मुद्दों पे अगर सहमति जब तक नहीं बनती तब तक आप इसे करेंगे या कुछ और भी है डिमांड? जी निश्चित रूप से, यदि ये हमारी मांगे जो हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने दी हैं, जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ रिले हंगर स्ट्राइक पर बने रहेंगे। और जब तक हमें लिखित आश्वासन सरकार से नहीं मिल जाता हमारे लीडर को, तब तक हम यहाँ बने रहेंगे। लीडर हमारे साथ बीजेपी के वहां कुछ नेता भी मौजूद हैं, उनसे क्या आप सवाल करना चाहेंगे? यदि बीजेपी के नेता महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसी प्रकार मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे लिखित आदेश हमारे लीडर मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को दे दें, तत्काल प्रभाव से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो साथ में शीतल की अगर रिटर्न में कुछ यहाँ पर जवाब आ जाता है तो तत्काल प्रभाव से हटने को तैयार हैं यहाँ पर। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास, क्योंकि ये सीधा सवाल इन लोगों से आया है उनके लिए कि अगर सरकार हमें लिखित में ये सब दे दे कि हमारी मांगे मानी जा रही हैं, तो फिर हम अनशन से हट जाएंगे, भूख हड़ताल से हट जाएंगे। नरसिम्हा राव जी, आपने भी सुना तमाम हड़ताल जो लोग कर रहे हैं, जो फौजी कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि आप लिखित में उन्हें आश्वासन दीजिए। लिखित में आश्वासन उनके नेता को नहीं दिया गया है। शीतल जी, सरकार की तरफ से जब ऐलान किया गया, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक रक्षा मंत्री ने ये बयान दिए हैं, सरकार इससे किसी प्रकार मुकर नहीं सकती है। और इसमें मेरा इको आ रहा है तो इसको ठीक कर दीजिएगा। और एक बहुत ही जल्दी एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, किसी समुदाय के एक नेता को दिया जाएगा। कोई प्राइवेट डील नहीं है, ये सरकार की तरफ से अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रही है एक सर्विसमैन के लिए। तो उसके लिए एक आधिकारिक रूप से एक नोटिफिकेशन या जो ऑर्डर है वो निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा।
और जो रक्षा मंत्री ने जो बात किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात किया है, उसमें सहमति जताते हुए उनको इस हड़ताल को खत्म करनी चाहिए, जबकि भूख हड़ताल को आज समाप्त किया गया जहां तक मेरी जानकारी है। तो जो उनका एजुटेशन जो कंटिन्यूड है, कहीं ना कहीं ये मैसेज सही नहीं जाता है। जो 43 साल से जो पेंडिंग है विषय, जिसके लिए कांग्रेस के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी भी साथ के अलावा, धोखे के अलावा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, वीपी सिंह जी की भी सरकार रही है, उनका नाम आप सुन लीजिए, आपको जवाब देना होगा। उत्तर दूंगा, आप अपना वक्तव्य दीजिए। इंदिरा गांधी ने 1973 में इंदिरा गांधी ने ही ये प्रॉब्लम को खड़ा किया था सबसे पहले। आपके सैनिक, जो पूर्व सैनिक आपके पैनल में है, आप उनसे पूछिए। और 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखित में प्रॉमिस किया था, हम ओआरओपी को करेंगे, और उस बात से मुकर गए थे। और फिर 2010 में एंथनी साहब ने, रक्षा मंत्री ने, पार्लियामेंट में ये कहा कि हम ओआरओपी लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं कोई हक नहीं बनता है। धोखा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। इस सरकार की मंशा और सरकार का निर्णय बिल्कुल साफ है। जहां 500 करोड़ रुपए देने की तो कांग्रेस पार्टी बात करके गई है, जहां कोश्यारी कमेटी ने 1300 करोड़ रुपए की एक ओआरओपी इंप्लीमेंट करने के लिए जो एस्टिमेट किया था, वहां से बढ़कर आप 10,000 करोड़ रुपया तक ओआरओपी के जरिए दिया गया। तो मैं समझता हूं इनका सम्मान करना चाहिए, इस पे खुशी जाहिर करना चाहिए। और जो एक का जो विषय है, यदि जो छोटे मोटे विषय क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए अंतिम नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करना चाहिए। जी आलोक जी, अब आप अपना जवाब। मैं समझता हूं शीतल जी कांग्रेस के ऊपर काफी आरोप लगाए हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं तथ्यवार उनका जवाब दूंगा। जी, प्रधानमंत्री महोदय से लेकर तमाम बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि 500 करोड़ रुपए थे। 500 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। सुन लीजिए मुझसे, अब मैं बीच में नहीं बोला था, अब उत्तर सुन लीजिए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए 2009 में क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं बन गई थी? मई के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के तहत वन रैंक वन पेंशन के ऊपर पूरा काम नहीं हुआ था? क्या वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन 2012 में पार्लियामेंट में पास नहीं हुई? झूठ मत बोलिए आलोक शर्मा। मैं डेट्स बता सकता हूं आपको, मैं डेट्स बता सकता हूं आपको। 24 अप्रैल माफी डेट्स बता सकता हूं, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 24 अप्रैल 2014 का ऑर्डर पढ़ के देखिए क्या लिखा है उसके अंदर। सोनिया गांधी अपने वादा को पूरा नहीं किया। ठीक है, इन लोगों का लेवल यही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस फोबिया से बाहर नहीं आ सकते ये लोग। ये लोग झूठ बोलते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इसके बाहर डर से बाहर नहीं आ पाते हैं लोग। मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आपकी नीयत साफ थी तो कल डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? आज प्रधानमंत्री महोदय को विभिन्न मुद्राओं में वहां जाकर फरीदाबाद में भाषण क्यों देना पड़ा? क्यों उनको वीआरएस के ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी? आपकी नीयत खराब थी। कल अगर हमारे पूर्व फौजी भाई अनशन से उठ जाते तो आप ये लोग ये मुद्दे को दबा देते। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि राधे मां को छोड़कर कम से कम उन्होंने ओपी के ऊपर कल तमाम डिस्कशंस रखी और यहां तक के कहा कि पूरा जितना सच था वो बाहर आया। आज भी तमाम हमारे फौजी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुस्कुराइए मुस्कुराइए। फौजी भाई ऐसे नहीं मुस्कुराएंगे। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपने डेफिनेशन को डाइल्यूट क्यों किया? वन रैंक वन पेंशन को आपने वन रैंक 5 पेंशन क्यों बनाया? आप मुझे केवल ये बता दीजिए। आपने 500 करोड़ की बात कही, वो मात्र इंटरिम बजट था। उसके बाद आपका फुल फ्लेज बजट आया, उसमें आपने 1000 करोड़ रखे। कोश्यारी कमेटी, भगत सिंह कोश्यारी किसके नेता है? भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के लीडर है और उन्होंने, हमने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा देने का काम बीजेपी का है। बीजेपी का केवल एक काम है, गांधी फैमिली की बुराई करो, देश को गुमराह करो, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। 500 करोड़ का मैंने जवाब दिया। 500 करोड़ के बाद आपका फुल फ्लेज बजट आया, उसमें आपने 1000 करोड़ रखे। वो क्यों रखे थे फिर? कोश्यारी कमेटी किसकी थी? कोश्यारी कमेटी राज्यसभा में कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी किस पार्टी के लीडर हैं? आप मुझे केवल ये बता दीजिए। वीआरएस पर प्रधानमंत्री आज क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? मन की बात में भ्रम किसने फैलाया था? ये तो बहुत टेक्निकल विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। ये भ्रम किसने फैलाया था?
मोदी साहब ने फैलाया था। जी किसने फैलाया? कल डिफेंस मिनिस्टर की जो कांग्रेस पार्टी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भ्रम फैलाया। चलिए आप दोनों को भ्रम किसने फैलाया था? पर आप ये तो बहुत टेक्निकल विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। ये भ्रम किसने फैलाया था? मोदी साहब ने फैलाया था। जी किसने फैलाया? कल डिफेंस मिनिस्टर की जो कांग्रेस पार्टी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भ्रम फैलाया। चलिए आप दोनों को मुझे रोकना होगा क्योंकि बहुत हो गया। अब मुझे सैनिकों के पास जाने दीजिए। कर्नल कॉल, आप संतुष्ट हैं? फौजी संतुष्ट हैं? और अगर असंतुष्ट है अभी भी, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, इस पर हम नहीं जाएंगे, फौजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइए। शीतल, क्योंकि मैं इस पूरी क्या वो कांग्रेस से संतुष्ट थे? हाँ, ये सवाल भी है। कर्नल कॉल से ही सवाल भी आप ही कर लीजिए। क्या मैंने समझ, उनका ये कहना है कि क्या जो इतने सालों इस पर कार्रवाई नहीं हुई या जो भी हुआ उस पर वो संतुष्ट है कि नहीं है? तमाम मैं वही सवाल मेरा सारा है। 83 दिन तक अनशन चला, 23 दिन तक भूख हड़ताल चली, बीजेपी की एक चिड़िया भी जाकर वहां नहीं मिली और आज कह रहे साहब आप मुस्कुराइए। ठीक है, आलोक सुन लेते हैं। कर्नल कॉल। शीतल जी, मैं इस प्रतिक्रिया के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट रहा हूं। बिल्कुल। इससे पहले कि जब यूपीए सरकार थी और उसके बाद जब एनडीए सरकार आई या बीजेपी सरकार आई, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या इसके साथ वार्तालाप हुए। हर एक मिनिस्टर के पास गए हम लोग, रक्षा मंत्री के साथ 5 मीटिंग हुई, फेस टू फेस। आई वाज प्रेजेंट। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ क्या क्या मीटिंग हुई है वो भी हम जानते हैं। उनकी क्या क्या उनकी सोच थी उसके बारे में हम जानते हैं। इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू मच, क्योंकि इसमें फिर तूतड़ा शुरू हो जाएगी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के एक हेड पहुंच गया था 14 अगस्त को, जिस दिन पुलिस ने भूतपूर्व सैनिकों को लठ से मारा था। और वो लठ कहां से आए थे? वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से आए थे। और गवर्नमेंट किसकी थी? इनकी थी। संतुष्टि की बात कर रहे हैं। और उसके बाद बवाल शुरू हुआ है, उसके बाद मरण अनशन शुरू हुआ है, और उसके बाद एक मीडिया का मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि उसके बाद मीडिया सडनली रियलाइज्ड कि ये कितने इनके साथ बेरहमी से पेश आए और कितना इनका मुद्दा सही है। और तब से ये बिल्डअप होने लगा है और वो बिल्डअप होते 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 कल उसकी अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट में आपसे मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं आज सबके सामने नेशनल टेलीविजन पे, और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कल 11:30 बजे जो मीटिंग हुई रक्षा मंत्री के साथ, उसमें 3 मुद्दों के अलावा, संतुष्टि की बात कर रहे हैं, 3 मुद्दों के अलावा चौथा मुद्दा नहीं था। सडनली 2:30 बजे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उन्होंने ये पूरा चिट्ठा खोल दिया है, हम तो हक्का बक्का रह गए क्योंकि तो पॉइंट कभी इनकी बात ही नहीं हुई थी। और साथ में इनका कोई ओआरओपी से कनेक्शन ही नहीं है। आप इसको थोड़ा स्पेसिफाई करिए हमारे दर्शकों के लिए। सर, नंबर 1 शीतल जी, नंबर 1 ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, इसका कोई 1 रैंक 1 पेंशन से लेन देन था ही नहीं। नंबर 2, ये जो कमेटी बनाई है एक 1 मैन जुडिशियल कमेटी, इसका कोई 1 रैंक 1 पेंशन से कोई मतलब ही नहीं था। ये जो 5 इयर्स का इन्होंने एम्बार्गो लगाया है, जबकि हमने क्लियरली 1 ईयर बोला था रिवीजन का, वो टॉप ऑफ द कोई बात ही नहीं है। और जो मेन चीज है, जो आप इसको 1 रैंक 1 पेंशन, ये नहीं हो ही नहीं सकती है कि आपने एक नया एक पैंतरा निकाल दिया है कि जो पे बैंड का एवरेज ऑफ दी पे बैंड, ये या तो आप पे बैंड के शुरू में शुरू करते हैं, कोई भी पे करता है किसी भी कॉर्पोरेट में, सिविल में, गवर्नमेंट में, पे बैंड 0 to 101, it can't be 1.235 in the middle, very what average, how do you go to do that? हाँ। ये जानबूझ के एज ए रेड हेरिंग जानबूझ के ये क्लॉज डाले गए हैं ताकि जो मेन मुद्दे थे उनसे डाइवर्शन हो जाए। ठीक है। वो शाम को जब हम फिर रक्षा मंत्री से मिले हैं और उनको जाहिर किया है कि साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है और न ही अमरन अनशन रुकेगा और न ही एजिटेशन रुकेगी, तब जाके आज सुबह फिर प्रधानमंत्री ने ये क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन अभी भी 4 या 5 मेजर इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से शीतल जी मैं आपके क्लियरली बोल रहा हूं एज ए स्पोक्स पर्सन,
दिस इज नॉट वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, इस पर मैं फटाफट जीडी बख्शी के पास भी चलूंगी, उससे पहले राव साहब का फटाफट रिएक्शन लूंगी। राव साहब, जो मीडिया एडवाइजर है इस पूरे फोरम के, इस मूवमेंट के, वो कह रहे हैं कि ये वो नहीं है जो हम चाहते थे। शीतल जी, जो हर आपको ओआरओपी, आप जो 1 साल की 2 साल की रिवीजन की बात कर रहे थे, तब भी ये जो डिस्क्रिपेंसी हो सकते थे तब भी, क्योंकि हर महीने को बदलना पड़ेगा यदि आपको संतुष्ट करना है। मतलब मुझे लगता है हर महीने ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ओआरओपी हर महीने पे रिकैलिब्रेट होता रहे, वो संभव नहीं है। हर महीने नहीं करना है, तो इसलिए मैं समझता हूं जो 10 साल होता है बाकी कार्डर्स के लिए, आपके लिए, पूर्व सैनिक के लिए, ये 5 साल में कराएगा। जो आप देखिए, जो वन रैंक वन पेंशन तो हर साल में होना था, पार्लियामेंट में जब डेफिनेशन देती थी, 10,000 करोड़ उसमें 1 साल से आपने 5 साल क्यों बदला, इसका जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन कोई आपको कुछ पैसा नहीं देना था ना। आप अच्छा, एक आलोक शर्मा बोल रहे हैं जी, आपको कुछ करना ही नहीं था। नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपको डिलीवरी नहीं करना चाहिए, तब से ही कुछ होना शुरू हुआ है। नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है। वन रैंक 5 ईयर है, कुछ नहीं किया है, वन रैंक वन पेंशन। मैं उनका जवाब दे रहा हूं। नहीं, मुझे शीतल जी, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, आप दे फटाफट अपना जवाब। मुझे लगता है जब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने केवल 15, पहले भी सरकारें लिखित में दे चुकी थी, मैनिफेस्टोस में आपको धोखा दिया था। मैनिफेस्टो सरकार का ये आपको याद नहीं होता है, मुझे केवल ये बता दीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों के मंत्री बयान देते हैं, नोटिफिकेशन भी जोड़ देती हूँ। जनरल जीडी बख्शी, डोमेन में आप नोटिफिकेशन मैं आऊंगी आपके पास, क्यों नहीं? राव साहब, आलोक जी, आप दोनों के पास आऊंगी। जीडी बख्शी के पास चलते हैं, मेरे जनरल जीडी बख्शी। जनरल बख्शी, आपका टेक क्या है इस पर? आप भी असंतुष्ट हैं इस पूरी कवायद से, और खासतौर से प्रधानमंत्री के आज के आश्वासन के बाद क्या आपका कहना है? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये 43 साल पुराना मुद्दा है। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे जो जवान जेसीओज हैं, जो 35 से 37 साल की उम्र पे होते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। इसलिए हम ऑफिसर्स के लिए ये अनिवार्य था कि हम उनके लिए बातचीत करें। 43 साल ये संघर्ष चला है। हमें पूरी उम्मीद थी कि आज, और ये जो पिछले दिनों में जो अनाउंसमेंट सरकारी हुई है, उससे ये 43 साल का मुद्दा पूरा खत्म हो जाता। मेरी अपनी समझ में काफी हद तक, काफी बड़ी जो इसमें है, मेन जो प्रॉब्लम है वो पार कर दी गई है। हाँ, जो कौल साहब बता रहे हैं, छोटी छोटी इसमें अड़चने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी पूरी, ये आज आने वाले दिनों में पूरी हो जाएंगी, हो जानी चाहिए। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि जहां हमको बड़ी खुशी का इजहार होना चाहिए था, वो नौकरशाही ने इस तरह की रियर गार्ड बैटल फाइट करी है, लास्ट रुपी लास्ट पैसे तक, कि जैसे कुछ ऊपर के माहौल में मजा किरकिरा सा हो गया है। खैर छोड़िए, मैं एक सीधा साधा इन्फेंट्री का सिपाही हूं। ज्यादातर मैं गोलियां खाता रहा हूं अगले बॉर्डर पे। मैं इतना तेज नहीं हूं गणित में, लेकिन मेरा हिसाब से जो हमने सुनी थी, कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिए, कोश्यारी कमेटी ने 1300 करोड़ की रकम बताई। हमारे अपने वेटरन्स की जो रकम का आलंकन था वो 8,300 करोड़ से लेके 12,000 करोड़ था। सरकार ने आज जो कल जो अनाउंसमेंट कर दी है 8,000 से 10,000 करोड़ की है। तो अगर आप केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो मेरा ख्याल इसमें आपके 85 to 90% सेटिस्फैक्शन लेवल है। हाँ, कौल साहब ने बड़ी बारीकी से ये मुद्दे खड़े किए हैं जिनमें अभी डिस्प्यूट है। मैं समझता हूं, प्लीज मुझे कह लेने दीजिए, मैं समझता हूं कि ये खत्म हो जाना चाहिए। एक नेशनलिस्ट होने के नाते ये बहुत दुख की बात है कि हमारे फौजियों को इतनी देर सड़कों पे आना पड़ा। मैं एज अ फौजी, एक वेटरन, ये प्रेयर करूंगा कि अब हम लोग को सड़कों से हटा दिया जाए, हम लोग सड़कों से वापस जाने का माहौल बन जाए।
और नहीं तो ऐसी चीजों का बढ़ जाना अच्छा नहीं है हमारी इंटरनेशनल छवि के लिए, हमारी सेना की छवि के लिए। कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बड़ी दलीलें दे रहे हैं, 43 साल तक उनका कॉन्शियंस कहाँ था? मेरे ख्याल बख्शी साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कई डिबेट से देख रहा हूं आप बड़ी भारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आलोक जी का जवाब लेंगे और साथ ही हमारे साथ मेजर डॉक्टर टीसी राव भी हैं, उनका इस पर क्या मानना है वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनगणमन में ये कि 1 रैंक 1 पेंशन के बड़े ऐलान के बाद भी फौजी हलकों में असंतुष्टि है। जो हड़ताल पे बैठे थे फौजी वो अभी भी असंतुष्ट है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। ब्रेक से पहले राव साहब ने कुछ बातें कही जिन पर आलोक जी अपना रिएक्शन देना चाह रहे थे। आलोक जी। नहीं, मैं बिल्कुल बख्शी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, वेटरन फौजी हमारे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों को उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जिस टोन में बात करते हैं उसी में कहा है 500 करोड़ केवल इसलिए रखे गए थे इंटरिम बजट में, और एक 5 मेंबर्स की कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 24 अप्रैल 2014 को बना दी थी, जिसके अंदर सीएजी के लोग भी थे। और उसके बाद बजट जब आया तो बीजेपी ने भी 1000 करोड़ रखे थे और कैलकुलेशन उस समय पर भी 8300 करोड़ की थी। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर्स निकलवाएंगे, मेरे पास कॉपी है, बख्शी साहब जब कहेंगे मैं तब दे दूंगा। राजनीतिकरण कम से कम फौजियों के मन में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस दिशा में काम करना चाहा, 2009 से लेकर अभी तक काम हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन अगर पार्लियामेंट में पास हुई थी तो कांग्रेस के समय में हुई थी, और 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन को डाइल्यूट कम से कम फौजियों के मन में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस दिशा में काम करना चाहा, 2009 से लेकर अभी तक काम हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन अगर पार्लियामेंट में पास हुई थी तो कांग्रेस के समय में हुई थी, और 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन को डाइल्यूट करने का काम आज बीजेपी ने किया है। बख्शी साहब को चाहिए था कि वो कहते कि कल जब रक्षा मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दी, क्या मैं भी जवाब दे सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आपके पास आऊंगी मैं। सर मैं केवल कहना चाहता हूं, कल अगर नोटिफिकेशन आ जाता और वीआरएस के ऊपर चर्चा नहीं होती, क्योंकि वीआरएस लेने वाले जिसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है लगभग 50% फौजी भाई हैं, उनके ऊपर कोई वेटरन किस तरह से राजी हो सकता था? जब मीडिया का प्रभाव हुआ और देखा कि पूरी तरह से थू-थू हो रही है पब्लिक के अंदर, तब बीजेपी ने पलटू आसन लिया और आज मोदी साहब को वहां फरीदाबाद जाकर ये भाषण दे रहा है। चलिए जनरल बख्शी से कुछ कहना, इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं जनरल बख्शी। आप क्योंकि हम सबकी यादाश्त को टटोल रहे हैं, तो मैं आपको प्लीज याद दिलाऊं कि इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ 1973 में जाती है, जबकि आपकी पार्टी राज कर रही थी। तब तक हमारी अलग हमारी अलग पे कमीशन होती थी, और 1973 में आपने कॉमन पे कमीशन करवाई। उसके तहत हमारे जवान तब तक 75% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन ले रहे थे। ये घटाकर 50% कर दी गई, और जो सिविलियंस की थी 33% से बढ़ाकर 50% वहां पे कर दी गई। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। सारी समस्या की जड़ ड्यू रिस्पेक्ट दे देता हूं जाती है। अब 43 साल लगे आपको ठीक होने में, आप तो पिछले महीनों की बात कर रहे हैं। सर उस 42 साल में 11 साल नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही। शायद विवेकानंद फाउंडेशन में आप ये नहीं सीख पाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 73 में साल आप गिन लीजिए। सर मेरी याददाश्त को मत टटोलिए, मेरी याददाश्त में बहुत कुछ है, निकलेगा तो दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं 73 से पहले हिंदुस्तान 4 लड़ाइयां लड़ चुका था, और किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन थी, हमारे पास खाने के लिए नहीं था। आप कह रहे हैं कि उस समय पर हमने किया, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट था। याददाश्त में बहुत कुछ है मेरे पास, हम 4 लड़ाइयां लड़कर आए थे, और आप देखिए कि किस तरह से में आपको केवल फौजी मिले, केवल फौजी की बात नहीं थी, तमाम तरह की कटौती हुई थी। सर मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है, 73 में सर मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। मैं विवेकानंद फाउंडेशन के पन्ने पलटूंगा तो दिक्कत होगी आपको। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, सिविलियंस की पेंशन क्यों मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। विवेकानंद फाउंडेशन के पन्ने पलटूंगा, दिक्कत होगी। आपने सिविलियंस की पेंशन क्यों बढ़ाई? सर सिविलियंस के ऊपर भी तमाम तरह की कटौतियां आई हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही हो, चाहे गरीबी आंदोलन रहा हो, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम रहा हो। तमाम अमीर लोगों की और सिविलियंस की चीजें काटकर गरीबों को दी गई थी। ऐसा नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। आप मुद्दे पर रहिए, आज जो हुआ है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं ये बताइए। कांग्रेस ने क्या किया?
पूरी हिंदुस्तान ने देखा है। कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक जब हमारी सरकार रही 7,000 करोड़ का पेंशन गई है वहां पर। अगर नहीं गई है तो मुझे बता दीजिए आप। अगर अगले बजट में 1,000 करोड़ कहे गए तो वो कांग्रेस की कैलकुलेशंस के ऊपर ही मुनस्सर होंगे। आप तो बिल्कुल बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। चलिए हमारा इंटरिम बजट था, एक और फुल फ्लैश बजट था। ठीक है, और बीजेपी को अपनी कैलकुलेशन दुरुस्त क्यों नहीं की? और कोश्यारी कमेटी के ऊपर डिपेंडेंट था। कोश्यारी किसके नेता है बताइए? मुझे और लोगों को भी बीच में लाना है। मेजर डॉक्टर डी.सी. राव बहुत समय से बैठे, मैं आऊंगी आपके पास। राव साहब, 1 मिनट में डॉक्टर राव की भी का मत भी जान ले इस पर। मैम, सबसे बड़ी बात हमारे आज आपने पूछा कि आप संतुष्ट है कि नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन कह करके इसको मंजूर किया है, कल नोटिफिकेशन इशू किया है। उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करने तक उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या है वो पढ़ने के बाद में हम लोगों को सबको हर्ट बर्न हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि हमारे सारे मुद्दों को छोड़ करके एक को इन्होंने बिल्कुल डायल्यूट कर दिया। थैंक गॉड रक्षा मंत्री जी ने सुबह हमारे लोगों से मीटिंग की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वीआरएस वर्ड गलती से हो गया और हम इसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आर्मी में वीआरएस नहीं होता ही नहीं। आई लेफ्ट आर्मी आफ्टर 24 years. If people say I took VRS, no, mine was premature retirement, legalized premature retirement, which is sanctioned by President of India. For PBR, it is sanctioned by Chief of Army Staff or Chief of Naval Staff. Clarity होगी, yes, वहां तक ठीक है। Now, मैम, मुद्दे हमारे पास 3 हैं भी। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 अप्रैल 2014 has been accepted as date of implementation 3 times. First on 17th February 2014 when Mr. Chidambaram announced it. Secondly, Mr. Jaitley during the budget session, he also accepted that yes, we will implement OROP in totality from the same date. The President of India in joint parliamentary session, he also, President of India ने भी पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन में ये एक्सेप्ट किया, अपने भाषण में इंक्लूड किया, जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, कि यस हम और हमारी मौजूदा सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी। वही डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन अप्रैल 2014। यस, व्हाई इट हैज बीन शिफ्टेड टू 1 July 2014? 3 months. 3 months means they have saved 2,100 crore rupees. 1 month cost 700 crore rupees. If they have saved 200, we have surrendered, we have sacrificed. We are not objected anything on that after that. But अगर 2100 करोड़ रुपए हमने सरकार के ऊपर छोड़ दिए तो एवरी ईयर रिवीजन करने में सरकार को क्या दिक्कत आएगी? ठीक है। जो हमारा एस्टिमेट है वो लगभग 30 करोड़ रुपए का है। 30 करोड़ रुपए खर्चा पर ईयर आएगा इफ इट इज रिवाइज्ड एवरी ईयर, विच मीन्स ग्रांटिंग ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। आती हूँ कल कॉल आपके पास। राव साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राव साहब। देखिए, पूर्व सैनिक हो सकता है उनके और अपेक्षा रही हो, लेकिन कई विषयों पर, हर विषय पर उनके मांग के आधार पर और उनके एक्सपेक्टेशन के आधार पर कई परिवर्तन किए गए। क्या 10,000 करोड़ रुपए का जो सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट है, क्या ये कम है? क्या ये सरकार की कमिटमेंट को नहीं दिखाती है? पहली बात। दूसरा, जो आप कह रहे हैं फरवरी में 2014 में इंप्लीमेंट करके गए थे, वो क्या इंप्लीमेंट करके गए थे? वो आपको लगातार धोखा देते रहे और सरकार छोड़ने के पहले जब चुनाव सर पर थे इस प्रकार की कोई घोषणा करके निकल गए थे। जीवीएल जी उन्होंने अपनी घोषणा नहीं थी, पूरे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कोश्यारी कमेटी आई थी। बात 2013 की, 3 साल तक उसने काम किया था। आप चुप रहिए, झूठ मत बोलिए ना। अधिकार नहीं बनता है इस पर। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। आप हम एक्सेप्ट करेंगे। आप आपके पूरे पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। आप बोल रहे हैं, मैं तो तथ्यों के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं तमाम आपको डेट्स बता रहा हूँ, कौन सी डेट पर क्या हुआ। आपने झूठ आप बोलते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का 1 रैंक 5 पेंशन कर दिया आपने। इस प्रोग्राम में आपके पार्टी को, आपके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस ने जो गलती की होगी माफी जरूर मांगेगी। इसलिए आप हम 2002 के दंगों की तरह माफी से भागते नहीं। ईयर की, शीतल जी, जो बेस ईयर की बात थी, जो बेस ईयर को 2013 करा दिया गया, पहले सरकार की तरफ से कुछ प्रपोजल था, ये 2012-2011 पर बात हो रही थी। 2013
जो लेटेस्ट ईयर है जिसके लिए पूरे साल की डेटा अवेलेबल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। डेटा की बात नहीं है। मोदी साहब का आज का भाषण सुनिए। मोदी साहब ने ट्वीट तपा के कहा है कि मेरी सरकार 26 मई को आई है, इसलिए मैं 1 जुलाई को ले रहा हूं। इसी डेटा की बात नहीं की उन्होंने। आप गलत बयान देते। आप प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। आपके नेताओं को क्या लगता है? जीवीएल जी, आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन के बैठना चाहिए था टीवी चैनल में। आप लोगों को उन्होंने कहा है कि मैं 1 जुलाई इसलिए ले रहा हूं कि मेरी सरकार 26 मई को बनी है। अच्छा चलिए कर्नल कॉल और आप कह रहे हैं कि हमने मांग के आधार पर किया। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या 40 जो संगठन थे फौजियों के, आपने किसी एक संगठन से भी बात की थी क्या? नहीं, हम नरसिम्हन साहब से मैं यही कहूंगा कि प्लीज वो गवर्नमेंट को कहे। नरसिम्हन जी, आपने बार बार वायदा करके हमने वायदा नहीं किया, हमने पार्लियामेंट में अप्रूव कराया, उससे आप मुकर नहीं सकते, प्रोविजन रखा। मेरी रिक्वेस्ट शीतल दोनों भाइयों से ये है कि जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करने से कोई चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज हिस्ट्री। जो नहीं किया किया, नहीं किया, मैंने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया करने से चेंज नहीं होगा। फिलहाल क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है सर कि बेस ईयर वाज 2013-14 which means 31st March 2014 and not average of base year, calendar year, some bloody convoluted damn phrase which has been used. Why? Number 2, the pay band is 0 to 100 and not 231.65 through something average. Why? Why these convoluted figures? The point is today we have to कोच हमारी रिक्वायरमेंट आज की ये है कि ये जो मुद्दे हैं ये टेबल के सामने आमने बैठ के और इस हफ्ते के अंदर अंदर इनको सुलझा दिया जाए। और जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर जिसकी आपने हमको वायदा किया था, सब प्लीज याद रखिए, वायदा किया था कि हमको पढ़वा के हमसे ओके लेके फिर वो पब्लिश होगा, वो ही करवाइए। नहीं तो 12 तारीख के बाद साहब मैं आपको आज बता रहा हूं ओपन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे कि हमारे एजिटेशन रुकेगी नहीं और बढ़ेगी। हम आपको इस बार ऑफ द हुक नहीं छोड़ेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, राव साहब का रिएक्शन इसके बाद और बाकी पैनलिस्ट का भी इस बेहद अहम मुद्दे पर छोटे से ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है और अब हम चलते हैं सीधे जीवीएल नरसिम्हा राव के पास। राव साहब, यहाँ पर पैनल का ये मानना है और ये जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो फौजी, उनकी भी ये शिकायत है कि आखिर आपने इस योजना को लागू करने के लिए एक सदस्यीय समिति बनाने का ये निर्णय क्यों किया और उसमें फौजियों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि कायदे से उनको शामिल होना चाहिए था इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में। शीतल जी, ये जो वन मैन जो कमीशन है, ये पूर्व हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस उस कमीशन के मेंबर होंगे और उनका मकसद ये है कि यदि कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कतें आती हैं उसको सुलझाने में कोई एक अंपायर, एक न्यूट्रल कोई अंपायर की जरूरत है जो इस प्रॉब्लम्स को सुलझा सके और इसको इम्प्लीमेंटेशन को स्मूदन करने में सहयोग करें। तो इसलिए इसको बड़ा एक कमीशन के तरह देखना, उसमें 10 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, इसको और कोई ब्यूरोक्रेसी खड़ा नहीं करना है। तो ये केवल एक जज हमारे सरकार कोई फौजी ये काफी है। मतलब ब्यूरोक्रेसी नहीं, पर कोई फौजी रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकता था ना उसमें, जिससे जुड़ा मसला है। मतलब ये एक नॉर्मल लॉजिकल प्रक्रिया रहती है। नहीं, जो दिक्कतें होगी, नहीं शीतल जी, कोई नया ब्यूरोक्रेसी को खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एडवाइजरी कोई भी फौजी जिनको कंप्लेंट्स हैं या जो एसोसिएशन है वो उस कमीशन के मेंबर के हेड के पास जा सकते हैं। और क्या बातें कर रहे हैं, उसको हमारी पेंशन कब से एसोसिएशन। अच्छा ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मुझे लोकेशन पर भी जाना है जहां पर 48 फौजी बैठे हैं, हमारे सैनिक वहां बैठे और उनके साथ अजीत हमारे संवाददाता हैं। अजीत, जैसे कि आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव को भी, जो ये लोग कह रहे थे कि जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं मिलता है हमारे नेता को, उनका ये कहना है कि ये एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया, जिसके तहत नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और सबको इस बारे में खबर हो जाएगी, सबको सूचना मिल जाएगी। इस पर इनका एक फटाफट रिएक्शन मुझे चाहिए, फिर मैं ये शो खत्म करूंगी।
बिल्कुल साफ तौर पर है। जिस हिसाब से अभी बीजेपी प्रवक्ता नरसिम्हा राव ने ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी है, फिर काम हो जाएगा, फिर जल्द ही राहत मिल जाएगी, तब तक क्या आप लोग का कदम रहेगा? क्या आप लोग मानते हैं कि जो सरकार कह रही है, कर रही है, उससे आप संतुष्ट है, या फिर अगला कदम क्या होगा? जी, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि वो हमारे लीडर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को लिखित रूप से दे दें। मात्र आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बरसों से हम लोग आश्वासन ही सुनते आ रहे थे। आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। आपका क्विक रिएक्शन क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है मेजर राव, फटाफट कुछ सेकंड्स में, 30 सेकंड। मैम, ब्यूरोक्रेट्स के अत्याचार, ब्यूरोक्रेट्स हाउ दे एक्सप्लॉइटेड फौजीज, फील्ड मार्शल मानेक शाह के केस से सबको पता है। उनकी सैलरी रोक दी गई। फील्ड मार्शल थे वो। 2007 के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इंटरवेंशन से उनकी सैलरी रिलीज हुई, जबकि वो डेथ बेड जब वो इसमें गुजर चुके थे। होता है कि कब तक वो पूर्व सैनिकों को डिफेंस फोर्स संवेदनशीलता उनके हाथ में, संवेदनशीलता फौज के लिए, फौजियों के लिए, वो लोग जो हमारी सरहद के प्रहरी हैं, जो हमारी सरहद की रक्षा करते हैं, संवेदनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए। फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा व्यापक है, इस पर और बहस की भी जरूरत है। फिलहाल जनगण मन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।